हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का भौतिक विज्ञान की इस क्लास में। जैसा कि मैंने आपको वादा किया था कि वन शॉट रिवीजन आपको जल्द ही मिलने वाला है, तो फर्स्ट क्लास वन शॉट रिवीजन की है। ये पहला चैप्टर है आपके भौतिक विज्ञान का, वैद्युत आवेश एवं क्षेत्र। इसका वन शॉट रिवीजन अब आपको मिलने वाला है। इस वीडियो में मैं आपको बता दूं, वन शॉट रिवीजन में हम थ्योरी और जो नियम वाला पार्ट है वो हम डिस्कस करने वाले हैं, वो हम कवर करने वाले हैं। जो छोटे छोटे फॉर्मूले हैं वो हम कवर करेंगे। डेरिवेशन के लिए ये वन शॉट नहीं है, क्योंकि अगर डेरिवेशन करवाऊंगा तो वो ऑलरेडी डेरिवेशन इस चैप्टर के अंदर 3 से 4 हैं और उनको करवाने में ऑलरेडी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं। तो बिल्कुल अगर पूरा डेरिवेशन करना है तो डेरिवेशन की क्लास अलग होगी, वो अलग से हम डेरिवेशन सीखेंगे। जो इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है चैप्टर वाइज, उसको हम डिस्कस करने वाले हैं बहुत जल्द, वो लाइव क्लास में हम करेंगे। यहाँ पर आपको सिर्फ और सिर्फ जो वन शॉट रिवीजन में चीज़ें मिलने वाली हैं वो थ्योरेटिकल हैं, और जैसे गुणधर्म हो गए चीज़ों के, या फिर मैं कहूँ कि कोई नियम हो गया या फार्मूला हो गया, तो ये वन शॉट रिवीजन जो आपको मिलने वाला है वीडियो के अंदर, आप देखेंगे आपको पूरी की पूरी नोट मिलने वाली है एक तरह से इस चैप्टर की। तो इसको ऐसा डिज़ाइन किया मैंने कि पूरे नोट से ही है, ये पूरे चैप्टर का आपको नोट्स मिल जाएगा, डेरिवेशन के अलावा बाकी सारी चीज़ें यहाँ पर आपको मिलने वाली हैं। तो ये स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर मैं देखूँ कि क्या हम पढ़ने वाले हैं, क्या क्या कवर होगा इस चैप्टर के अंदर, इंपॉर्टेंट चीज़ें क्या है, तो आप देख सकते हैं वैद्युत आवेश के बारे में हम सबसे पहले पढ़ते हैं। कूलाम का नियम हम जानेंगे। इसके बाद विद्युत क्षेत्र एवं विद्युत क्षेत्र रेखाओं के बारे में जानते हैं, बल रेखा इनको बोलते हैं। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जानेंगे, अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में किस तरह से विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकाली जाती है। लेकिन विद्युत क्षेत्र तीव्रता निकालने का डेरिवेशन नहीं करेंगे, याद रखिएगा। वैद्युत द्विध्रुव से किस प्रकार से वैद्युत द्विध्रुव है क्या, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, वो बताऊंगा। तो आप देखेंगे क्या क्या चीजें मैं इसमें बताने वाला हूं। डेरिवेशन सिर्फ नहीं होगा, बाकी सब होगा। तो चाहे ये कूलम का नियम का डेरिवेशन हो, चाहे विद्युत क्षेत्र के अंदर जो डेरिवेशन हम निकालते हैं अक्ष वाला वो हो, चाहे विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय निरक्षीय में विद्युत क्षेत्र निकालने का डेरिवेशन है, चाहे वो वाले डेरिवेशन की बात करूं, चाहे मैं वैद्युत फ्लक्स के अंदर जो गॉस प्रमेय सिद्ध करने के आता है वो डेरिवेशन की बात करूं, ये सारे डेरिवेशन आपको अलग से एक क्लास में मिलेंगे। डेरिवेशन की जो क्लास होगी, यहां पर वन शॉट रिवीजन में आपको बेसिक सी चीज ये मिल रही है कि जो पॉइंट्स हैं, ठीक है, जो पूरा सिलेबस है वो आपको यहां पर कवर होगा डेरिवेशन के अलावा। तो पहला जो पॉइंट है वैद्युत आवेश। वैद्युत आवेश क्या है, अगर इसकी डेफिनेशन आपको चाहिए तो डेफिनेशन आपके सामने लिखी है। ऐसी चीजें ही हम कवर कर रहे हैं इस वन शॉट रिवीजन में। तो आप पाएंगे कि वैद्युत आवेश को अगर मैं परिभाषित करूं, मैं सारी चीजें वैसे लिख के ही लाया हूं या लिखी लिखाई ले आया हूं, ताकि आपको ज्यादा जो है दिक्कत ना हो। ये पूरे नोट्स की तरह ही आपके काम आ जाएगी, ये पूरी पीपीटी नोट से ही है आपका। इसको बस डाउनलोड कर लेना है क्लास के बाद और टेलीग्राम पर जाके, और यही आपको बढ़िया से काम करेगी, ठीक है। पूरे नोट से ही है अपने आप में ये चैप्टर का। आवेश को अगर देखेंगे तो पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण वह विद्युत एवं चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न करता है या इसका अनुभव कर सकता है, ठीक है। तो सिंपल सी चीज़ है, ये आवेश एक तरह का गुण होता है, मूलभूत गुण होता है हर एक वस्तु का, हर एक पदार्थ का, ठीक है। याद रखिएगा कि आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबंधित होता है। आवेश सदैव, ठीक है बच्चे, आवेश सदैव द्रव्यमान के साथ संबद्ध होता है, संबद्ध होता है। आवेश के प्रकार की बात करें तो आप जानते हैं आवेश 2 प्रकार के होते हैं। क्योंकि वन शॉट रिवीजन है तो थोड़ा तेज चलूंगा मैं, है ना। 1 घंटे के अंदर अंदर पूरा चैप्टर कवर करना है, तो आपको इसी हिसाब से रिवीजन के पर्पज से बनाई गई है कि एक वीडियो में ही आप पूरे चैप्टर में क्या क्या चीजें हैं, कौन कौन सी इंपॉर्टेंट चीजें हैं, वो आपको पता चल जाए। इसी पर्पज से ये वीडियो बनाई जा रही है। दो तरह के होते हैं आवेश को हम क्यू से निरूपित करते हैं, चाहे आप कैपिटल क्यू से करें चाहे स्मॉल क्यू से। तो जो क्यू होता है वो 2 तरह के होता है। एक हो जाता है बेटा पॉजिटिव प्लस क्यू, ठीक है, और दूसरा हो जाता है माइनस क्यू, मतलब धन आवेश और ऋण आवेश। धन आवेश जिसको आप प्लस छोटा क्यू भी लिख सकते हैं अगर चाहें तो, ठीक है। और अगला है ऋण आवेश, इसको आप चाहें तो माइनस क्यू से भी दिखा सकते हैं। तो ये 2 तरह के आवेश हो गए। अब आवेश के मात्रक वगैरह क्या होते हैं जल्दी से देख लेते हैं। आवेश का एसआई मात्रक अगर आप देखेंगे तो कूलाम है, जिसको हम एम्पियर इंटू सेकंड लिखते हैं। क्यों? क्योंकि परिभाषा होती है Q बराबर IT, आप जानते हैं Q बराबर IT विद्युत धारा गुणे समय। तो I का मात्रक होता है विद्युत धारा का एम्पियर और सेकंड मात्रक होता है
किसका बेटा, समय का। तो Q बराबर IT जो फॉर्मूला होता है उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो एम्पेयर इंटू सेकंड, नहीं तो आपको कूलाम बोलना है। कूलाम SI मात्रक होता है आवेश का। थोड़ा सा तेज रहेगा वीडियो, इस तरह से रहेगा बच्चे, ध्यान से सुनिएगा। SI मात्रक आप पता चल गया। इसके छोटे मात्रक आप देखेंगे मिली कूलाम या माइक्रो कूलाम। मिली कूलाम का मतलब होता है 10 की घात -3 कूलाम, और माइक्रो कूलाम का मतलब होता है 10 की घात -6 कूलाम। ठीक है, तो ये सिंपल सी चीज़ है जिसको आपको यूज़ करना होता है। ज़्यादातर आप देखेंगे भौतिक विज्ञान में जो सवाल में आपको वैल्यू दी होती है वो मिली कूलाम या फिर माइक्रो कूलाम में होती है। ठीक है, इस तरह से आपको याद रखना है। आवेश का सीजिस मात्रक स्थायित्व कूलाम या स्थिर वैद्युत होता है। स्थिर वैद्युत मात्रक जो होता है वो आप देख सकते हैं इस तरह से, ऐब कूलाम भी बोलते हैं। इतना नहीं करना है आपको, इतनी सारी चीज़ों में नहीं जाना है, बस विमीय सूत्र को याद रखना है। यहाँ पर विमीय सूत्र Q बराबर AT, ये कहाँ से आया है, जो कि Q बराबर हमने कहा था IT होता है। तो I का मात्रक क्या होता है, एम्पियर, और T का मात्रक होता है समय, तो वही एम्पियर और समय, समय मतलब T सेकेंड। ठीक है, ये लिखा हुआ है। तो Q बराबर AT, यहाँ से विमीय सूत्र इसका निकल जाता है। बेसिक सी चीज़ थी, इसको आप सभी बच्चे जानते हैं, पढ़ चुके हैं। अब आगे चलते हैं, आवेश के गुणों की बात करेंगे। आवेश का गुण यहाँ पर 5 गुण लिखे हुए हैं, आप देखेंगे। पहला गुण है कि विद्युत आवेश धनात्मक, ऋणात्मक या शून्य हो सकता है। आवेश शून्य हो सकता है कब, जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की वैल्यू बराबर होगी। ठीक है, अगर कोई वस्तु है, इस पर जितना धन आवेश है, अगर मैं कहूँ कि इस पर धनात्मक आवेश Q है, अगर ये मान बराबर हो जाएगा ऋणात्मक आवेश के, तो इस वस्तु पर Q नेट अगर मैं देखूंगा, इस वस्तु पर अगर मैं कहूँ Q नेट, तो नेट आवेश का मतलब है कि जितना धनात्मक है उतना ऋणात्मक अगर बराबर हो गए तो ये कितना आ जाएगा, 0 कूलाम। तो 0 कूलाम हो जाएगा कब, जब धनात्मक के बराबर ऋणात्मक हो गए। इसलिए इस वस्तु को हम बोलते हैं बेटा, इस तरह की वस्तु को बोलते हैं उदासीन वस्तु। क्या बोलते हैं, उदासीन वस्तु। उदासीन वस्तु का मतलब होता है कि जिस वस्तु पर नेट आवेश 0 हो। तो 0 तब होता है जब धनात्मक और ऋणात्मक दोनों की वैल्यू बराबर होती है। क्लियर है। अच्छा, किसी वस्तु पर उपस्थित आवेश का मान इसके वेग पर निर्भर नहीं करता। मतलब कोई अगर वस्तु है और इस वस्तु पर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि 2 माइक्रो कूलाम का आवेश है इस वस्तु पर। ठीक है, मान लीजिए धनात्मक आवेश है 2 माइक्रो कूलाम का। अब ये रुकी हुई हो वस्तु या ये वस्तु चल रही हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, आवेश पर आवेश जितना है उतना रहेगा। मतलब अगर वस्तु चल रही है या रुकी है तो उससे आवेश पर कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसलिए वेग का कोई जो है, वेग की वजह से आवेश पर कोई फर्क पड़ नहीं रहा है। आवेश क्वांटीकृत है, जो आप लिखते हैं Q बराबर NE। Q बराबर हम क्या लिखते हैं, प्लस माइनस NE। कई जगह लिखा होता है, कई जगह लिखा होता है जहां पर आप लिखते हैं N बराबर 1 2 3 डैश डैश डैश। कभी भी N का मान जो है पॉइंट में नहीं हो सकता, इसको मैं डिटेल में अभी दिखाता हूं। कई जगह पर Q बराबर NE लिखा होता है और फिर N की वैल्यू को इस प्रकार से लिखा होता है, N बराबर होता है प्लस माइनस 1। ठीक है, ये तो प्लस और माइनस दोनों हो सकते हैं। कि क्यों, कैसे हो सकते हैं, जैसे कि मैं कहूं कि 2 वस्तुएं हैं A और B, A और B। तो अगर मैं इससे उठा के आवेश इस पे रख रहा हूं, मान लीजिए कि मैंने एक इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे उठा के यहाँ से यहाँ रख दिया, तो आप पाएंगे कि ये वस्तु पर इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई, तो ये वस्तु क्या बनेगी, धनात्मक। और इस पर जाके रख देंगे तो इस पर ऋणात्मक अधिक हो गया, मतलब ऋणात्मक वस्तु बन जाएगी। ठीक है, तो आप देखेंगे प्लस माइनस 1 का मतलब कि इस पर अगर मैं कहूँ कि मान लीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन हटा दिया तो इस पर एक इलेक्ट्रॉन के बराबर धनात्मक आवेश आएगा। मतलब इस पर इसका जो आवेश होगा QA, वो आप देखेंगे +1E के बराबर होगा। ठीक है, +1E के बराबर। और इस पर देखेंगे QB अगर मैं लिखूंगा तो होगा -1E के बराबर, क्योंकि इस पर इलेक्ट्रॉन एक आया है तो आवेश इसका ऋणात्मक हो गया और ये वस्तु ऋणावेशित कहलाएगी और ये वस्तु धनावेशित कहलाएगी, क्योंकि यहाँ से एक आवेश हटा दिया हमने इलेक्ट्रॉन के रूप में। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको याद रखना है। अगला है विद्युत आवेश सदैव संरक्षित रहता है। मतलब आवेश को आप नष्ट नहीं करते, आवेश को आप उत्पन्न नहीं कर सकते हैं। जितना आवेश है वो फिक्स है, उसको आप कम ज़्यादा नहीं कर सकते हैं। हाँ, एक वस्तु से उठा के दूसरे वस्तु पे रख सकते हैं, लेकिन हम पैदा नहीं कर सकते। इस वस्तु में जो आवेश था उसको हमने निकाल के बस इस पे रखा है, और इस वस्तु पर हमने लाने के लिए आवेश को पैदा नहीं किया, बस इस वस्तु से निकाला है। ठीक है, तो एक से एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित कर रहे हैं हम। स्थानांतरण का गुण है यहाँ पर, याद रखिएगा। और उत्पन्न नहीं कर रहे हैं हम, ना तो नष्ट कर रहे हैं। ठीक है, आवेशों के बीच बल जो लगते हैं वो तो या आकर्षण हो सकता है या तो प्रतिकर्षण। अब जानते हैं कि धन धन के बीच में प्रतिकर्षण, ऋण ऋण के बीच में प्रतिकर्षण और धन ऋण के बीच में आकर्षण होता है। कुछ यहाँ पर भी गुण लिखे, इसको देखते रहिएगा। तो जो प्लस होता है, प्लस और प्लस आवेश के बीच में आप जानते हैं क्या होता है बेटा, प्रतिकर्षण होगा। ये दोनों दूर एक दूसरे से जाएंगे, प्रतिकर्षण बल लगेगा। और अगर एक ऋण है और दूसरा भी ऋण है तो भी प्रतिकर्षण बल लगेगा इन पर। ठीक है, जो इनके बीच में लगने वाला बल है यहाँ पर अगर मैं बात करूं तो वह क्या है, प्रतिकर्षी है, प्रतिकर्षण बल लगेगा। प्रतिकर्षण बल कब लगता है, जब दोनों आवेश
सेम होंगे। ये जो बल है ये क्या होगा, प्रतिकर्षण दोनों में। अगर सेम तरह के आवेश है सजातीय आवेशों के बीच में, ठीक है, जो विजातीय आवेश होंगे, अगर एक धन है और दूसरा ऋण है तो ये दोनों एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और यहाँ पर जो फोर्स लगेगा इस फोर्स को हम बोलते हैं आकर्षण बल, ठीक है, आकर्षण बल। ये जो बल लगेगा वो आकर्षी प्रकृति का होगा, आकर्षण बल कहलाएगा। सिंपल सी चीज थी। अब यहाँ आते हैं, आवेश का स्थानांतरण संभव है, बताया था, एक वस्तु से दूसरे वस्तु पे रखा जा सकता है, निकाल के एक वस्तु से आवेश को दूसरे वस्तु पे हम रख सकते हैं। आवेश सदैव द्रव्यमान से संबद्ध रहता है, पहले ही बताया आपको। मतलब ऐसी किसी वस्तु पर आवेश हो नहीं सकता जिसका कोई द्रव्यमान ही ना हो। मतलब ऐसी अगर कोई वस्तु, हम काल्पनिक वैसे तो वस्तु ही नहीं बोल सकते उसको जिसका पास द्रव्यमान ही नहीं है, जो है ही नहीं, तो द्रव्यमान होगा तभी आवेश होगा, ठीक है, ये याद रखिएगा। तो यहाँ लिखा है अर्थात आवेश द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, यद्यपि द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है, ठीक है। आवेश जो है द्रव्यमान रहित नहीं हो सकता, लेकिन द्रव्यमान आवेश रहित हो सकता है। मतलब कि जैसे मैं एग्जाम्पल दूं, एग्जाम्पल समझिए कि एक न्यूट्रॉन है और प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन है, तीन कण है। अब आप देखेंगे तो न्यूट्रॉन पर कोई आवेश नहीं है, लेकिन न्यूट्रॉन के पास द्रव्यमान है। तो याद रखिए, जरूरी नहीं कि जो, देखो ये जरूरी है, पहली बात तो ये जरूरी है कि जहां आवेश होगा वहां द्रव्यमान होना चाहिए, ठीक है, आवेश वहीं पर दिखेगा जहां द्रव्यमान होगा। इसका उल्टा बिल्कुल सत्य नहीं। इसका उल्टा सत्य मतलब कि अगर मैं ये कहूं कि जहां पर द्रव्यमान है वहां जरूरी हो कि आवेश हो, ये सत्य बात नहीं है। द्रव्यमान जो है आवेश के बिना हो सकता है, लेकिन आवेश द्रव्यमान के बिना नहीं हो सकता। जहां पर भी आवेश है वो द्रव्यमान वाली वस्तु पर ही हो सकता है, द्रव्यमान के साथ ही आएगा, ठीक है। अच्छा, संरक्षित होता है आवेश, आवेश क्वांटीकृत भी है, ठीक है। आवेश का क्वांटमीकरण अभी आपको दिखाया था। तो कुछ गुण है, आवेग पर निर्भर नहीं करता, कुछ चीज़ें रिपीट हुई हैं, बट ये अच्छे से लगा था, तो लिखा था, तो मैंने इसको, मुझे अच्छा लगा इसलिए मैं इसको रिपीट कर दिया, आपको लेके आया कि इसको भी लगा देते हैं, कुछ बच्चों को अच्छा लगेगा इस पर, क्योंकि चीज़ें एक्सप्लेन की गई हैं। नेक्स्ट है आवेश का क्वांटमीकरण, जो कि आपको बोर्ड के एग्जाम में पूछा जाता है और लिखने के लिए आता भी है। तो आवेश का क्वांटीकरण या क्वांटमीकरण क्या है? कह रहा है कि एक वस्तु से दूसरे वस्तु को, जो स्थानांतरण वाला गुण था आवेश का, अभी हमने देखा था कि एक वस्तु से हम उठा के आवेश दूसरे वस्तु पे रख रहे थे, ए से उठा के हम वस्तु को बी पे रख रहे हैं आवेश को। तो किस रूप में आवेश को निकाल सकते हैं? आवेश को हम निकाल सकते हैं इलेक्ट्रॉन के रूप में। याद रखिएगा, सबसे न्यूनतम आवेश जो प्रकृति में संभव है, जिसको हम एक वस्तु से दूसरे वस्तु पर रख सकते हैं, वो इलेक्ट्रॉन के रूप में रख सकते हैं। इसके अलावा ऐसा कोई कण ही नहीं है जिस पर आवेश होता हो। जैसे कि मैं बात करूं, दो तरह के कण है। किसी भी वस्तु को अगर आप देखेंगे तो सभी वस्तुएं परमाणु से मिलकर बनी है, और परमाणु मिलकर बना है तीन तरह के कणों से, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन से हमें मतलब ही नहीं है क्योंकि वो उदासीन हो गया। अब बचा प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव इसलिए है क्योंकि वो नाभिक में नहीं रहता, ठीक है, वो बाहरी कक्षा में रहता है परमाणु के। तो परमाणु के बाहरी कक्षक में है, तो मतलब वहां से इलेक्ट्रॉन को निकालना संभव है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को निकाल पाना, इलेक्ट्रॉन को फिर से किसी वस्तु को दे पाना संभव है, क्योंकि नाभिक बहुत छोटा है और सेंटर में होता है। तो वहां से प्रोटॉन को निकाल पाना बहुत मुश्किल का काम है, और इतने आसान तरीके से आप निकाल नहीं सकते। उसके लिए लैब वगैरह में आपको जाना पड़ेगा, लैब में जाके नाभिक को तोड़ के तब आपको प्रोटॉन निकाल को मिलेगा, और इस तरह की चीज़ें कर नहीं सकते हम। तो सिंपल सी चीज़ है, जिस रूप में हम आसानी से ट्रांसफ़र कर सकते हैं आवेश को, वो है इलेक्ट्रॉन के रूप में, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, दो इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन को जो है, इलेक्ट्रॉन का जो वैल्यू है उसको हम बोल देते हैं बेटा मूल आवेश। मूल आवेश को ई से निरूपित करते हैं, मूल आवेश को ई से, जबकि इलेक्ट्रॉन को ई माइनस से निरूपित करते हैं। इलेक्ट्रॉन कण है, निकाल इलेक्ट्रॉन के रूप में। अब सोचिए, एक इलेक्ट्रॉन मैंने निकाल दिया, मैं कह रहा हूं एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो यहां क्या आया? क्या यहां एक इलेक्ट्रॉन के बराबर ऋणात्मक आवेश आएगा? नहीं, यहां आएगा। यहां क्या आएगा? एक इलेक्ट्रॉन के बराबर, मान के बराबर ऋणात्मक आवेश, और यहां एक इलेक्ट्रॉन के मान के बराबर धनात्मक आवेश आएगा। अर्थात इस वस्तु पे आएगा धनात्मक का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम, और इस पे आएगा ऋणात्मक का 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19 कूलम। तो याद रखिएगा, इलेक्ट्रॉन के रूप में तो निकाल रहे हैं, लेकिन जो वैल्यू है ना, जो मान है, वो ई के रूप में हम लिखते हैं, ठीक है। 1e दो निकालेंगे तो 2e इस पर आएगा धनात्मक का, उस पर 2e ऋणात्मक का आएगा, रखेंगे तो, ठीक है। तो इस प्रकार से q बराबर ne प्लस माइनस ne, और वैल्यू होती है n की 1 2 3 4 5 6, ठीक है। किसी भी वस्तु पर आवेश हाफ में नहीं पाया जा सकता, मतलब दशमलव के रूप में नहीं पाया जा सकता कि 1.2 इलेक्ट्रॉन है, ऐसा नहीं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप नहीं लिखते हैं ना, तो ठीक है।
मतलब कुल मिला के इस तरह की संख्याओं में पाया जाएगा, 1 2 3 4 5 6 इस तरह की संख्याओं में, प्राकृत संख्याओं के रूप में आप बोल लीजिए, सिंपल सा। ऐसे दशमलव में नहीं पाया जाता है, ठीक है, ये संभव नहीं है किसी भी वस्तु पर। तो याद रखिएगा ये जो न्यूनतम आवेश है इसी को हम क्या बोलते हैं, मूल आवेश, और इसको ई से निरूपित करते हैं जो कि है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर है यहाँ तक की बात? आगे चलते हैं थोड़ा सा। अब देखेंगे आवेशन की विधियां। आवेशन की विधियों में जब हम आते हैं तो आवेशन करने के, आवेशन की विधियां मतलब जैसे दो वस्तु है मेरे पास, जैसे ये पेन है, इसको मैं कैसे आवेशित कर सकता हूं, तो घर्षण के द्वारा कर सकता हूं, या कोई और दूसरी वस्तु हो जो पहले से आवेशित हो उसको इसके पास ले आऊं, इससे दूर ले जाऊं, या और कोई तरीका हो सकता है। तो क्या है, तो यहां पर ध्यान देंगे, यहां लिखा है पहला जो तरीका है वो है घर्षण द्वारा आवेशन। दो वस्तु को आपस में रगड़ने से इनके मध्य में क्या होता है बेटा, इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण के कारण ये वस्तु आवेशित हो जाती है। आपने ये एक्सपेरिमेंट किया होगा, नहीं किया है तो अभी करके देखिए। अगर आपका बाल सूखा है, उसमें तेल वगैरह नहीं लगा है, तो पेन को लीजिए, अपनी पेंसिल को लीजिए और बाल में कुछ देर तक रगड़िए, और धूल के जो छोटे छोटे कण हैं, ठीक है, जो घास फूस हैं, उनके पास ले जाएंगे तो वो इसमें चिपक जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, यहाँ पर कोई जादू नहीं हो रहा है, यहाँ पर वही हुआ कि ये जब हमने रगड़ा इसको तो हमारे बाल से इलेक्ट्रॉन निकल के इस पे चले गए, या इससे इलेक्ट्रॉन निकल के हमारे बाल पे आ गए। ये निर्भर करता है कि कौन सी वस्तु कितनी आसानी तरीके से इलेक्ट्रॉन को दे सकती है, कौन सी वस्तु कितनी आसानी तरीके से इलेक्ट्रॉन को ले सकती है। अगर मेरे बाल जो है आसानी से इलेक्ट्रॉन दे रहे होंगे तो इस पर आगे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, अगर इससे इलेक्ट्रॉन निकल के मेरे बाल पे जा रहे होंगे तो ये धनात्मक बनेगी, मेरा बाल जो है, सिर जो है, ऋणात्मक बनेगा। ठीक है, और ये वस्तुएं आवेशित हो जाती हैं इस प्रकार से, जैसे घर्षण करने से आवेशित हो जाती हैं। तो बहुत आसान है आवेशित करना। आप देख सकते हैं कितना कम जो है कोशिश करके हम किसी वस्तु को आवेशित कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, एक वस्तु से और एक दूसरे वस्तु पर जा रहे हैं, सिंपल सा ये आवेशन हो गया। आवेश का स्थानांतरण इस प्रकार से हो रहा है, और यही घर्षण के द्वारा हम करते हैं। क्या है कि दो वस्तु है मेरे पास, एक वस्तु से इलेक्ट्रॉन को हमने स्थानांतरित किया दूसरे वस्तु पर। मान लीजिए कि दो वस्तु हैं, एक वस्तु ये हो गई, एक वस्तु ये हो गई। इस वस्तु का नाम ए ले लेते हैं, इस वस्तु का नाम बी ले लेते हैं। इनको पकड़ के आपस में अगर घर्षण करेंगे तो मैं कह रहा हूं कि इस पर जो है, मान लीजिए कि इस पर जो है धनात्मक हो गया। धनात्मक का मतलब कि यहां से कुछ ऋणात्मक आवेश निकल के इस पर चले गए, मतलब यहां पर ऋणात्मक आवेश की अधिकता हो जाएगी और यहां पर धनात्मक आवेश की अधिकता हो जाएगी। तो घर्षण के कारण ये धनावेशित वस्तु बन गई और ये ऋणावेशित वस्तु बन गई है। तो सिंपल सी चीज है आपके सामने। आगे चलते हैं, स्थिर विद्युत प्रेरण। अब प्रेरण द्वारा आवेशन कैसे संभव है? स्थिर है ये, मतलब आवेश जो है यहां पर आवेश चल नहीं रहा है, इसीलिए इसको स्थिर वैद्युत की भी बोलते हैं इस चैप्टर को। ठीक है, स्थिर वैद्युत की मतलब आवेश जो है मूव नहीं कर रहा, आवेश एक जगह पे है, मतलब आवेश बह नहीं रहा है लगातार। ठीक है, रुका हुआ आवेश है, उसी का गुण हम अध्ययन कर रहे हैं। तो वैद्युत प्रेरण क्या है? वैद्युत प्रेरण का मतलब क्या होता है? जैसे एक आदमी बैठा है, शांत कोने में खड़ा है या कहीं पर कुछ भी है, आप जाइए उसको गाली गलौज कर दीजिए या कुछ अपशब्द बोल दीजिए तो क्या करेगा? तिलमिला उठेगा। आपने उसको हाथ नहीं लगाया, आपने कुछ नहीं किया, बस बोला, आपने प्रेरित किया उसको इस तरह से रिएक्ट करने के लिए। या आप उसकी बहुत बड़ाई करना स्टार्ट कर दीजिए तो क्या होगा? खुश हो जाएगा। आपने उसको बस शब्द गए हैं आपके उसके कान में, मतलब आपके शब्दों से वो प्रेरित हुआ। यहां पर आवेश से प्रेरित हो रहा है आवेश। ठीक है, किस तरह से? जैसे एक वस्तु है, यहां पर आप देख सकते हैं किस प्रकार से चीजें बताई गई। इसको आपने एक्सपेरिमेंट में इस तरह से देखा होगा। मान लेते हैं कि दो वस्तु है मेरे पास, या एक वस्तु है ये बड़ी सी, ठीक है, ये उदासीन वस्तु है, ये उदासीन है मेरे पास पहले से। मान लीजिए कि ये एक पेन है या कोई भी वस्तु है जो कि हमने इसको रगड़ रखा है पहले से, और इस पर कोई आवेश है, मान लेते हैं इस पर धनात्मक आवेश है। ठीक है, धनात्मक आवेश है, ये काफी दूर है, ये उदासीन है। जब मैं इसको पास में ले जाऊंगा तो धन की वजह से, अब देखो उदासीन का मतलब आपको बताया था कि जितना धन आवेश इस वस्तु पे है उतना ही ऋण आवेश है, मतलब क्यू नेट इस पर जीरो है। क्या है? क्यू नेट का मान जीरो है, लेकिन धन और ऋण दोनों आवेश है। अब होगा क्या? इस पर जो धनात्मक आवेश है उन पर प्रतिकर्षण लगेगा तो वो दूसरी तरफ चले जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम धनात्मक वस्तु ले आ रहे हैं, और ऋणात्मक इस पर जितने भी आवेश है वो एक तरफ इस तरफ खींच जाएंगे, क्योंकि धनात्मक वस्तु ले आ रहे हैं तो आकर्षण फील होगा। तो आकर्षण की वजह से ऋणात्मक इस तरफ, धनात्मक उस तरफ। अगर मैं ऋणात्मक वस्तु ले आता तो धनात्मक इस तरफ आता, ऋणात्मक उस तरफ जाता। अब ये जो वस्तु है इसमें हम करेंगे क्या? ये जो वस्तु है इस पर जो धनात्मक इस तरफ हो गए हैं और इस पर ऋणात्मक इस तरफ है, इनको अलग अलग करने के लिए हम इसको अर्थिंग कर देते हैं, भू संपर्क कर देंगे। जैसे भू संपर्क करेंगे तो जो भूमि है, भूमि से इलेक्ट्रॉन निकल के आएंगे, ऊपर इसको खत्म कर देंगे, न्यूट्रल कर देंगे। ये समझिए कि सारे धनात्मक आवेश नीचे भाग जाएंगे। कहां पर? पृथ्वी में। ये भू संपर्क है, भू संपर्क। ठीक है, जब भू संपर्क कर देंगे तो धनात्मक वाले सारे भाग जाएंगे। जब धनात्मक वाले सारे भाग जाएंगे तो अगला स्टेप क्या दिखेगा? इस पर ऋणात्मक रह जाएंगे, और वो हमने अभी लगा रखा है ऐसे बगल में। ठीक है, अब जैसे ही हम वो छड़ी हटाएंगे, ठीक
ठीक है। ये सारे ऋणात्मक आवेश पूरे वस्तु पर इस तरह से फैल जाएंगे और ये ऋण आवेशित बन जाएगी। इसका अपोजिट होता, अगर मैं धन आवेशित वस्तु की जगह ऋण आवेशित वस्तु लाता तो ये कैसी बनती, धन आवेशित वस्तु बनती है, ठीक है। तो ये ऋण आवेशित हो गई, ऋण आवेशित वस्तु कहलाएगी। अब ये इसको हमने प्रेरण द्वारा आवेशित कर दिया। इस आवेश को हमने इससे टच नहीं कराया, इस वस्तु को, ये आवेश उतना ही है जितना पहले था। इस पर भी आवेश आप देखेंगे तो उसके वजह से आया है, उसका आवेश इस पे नहीं आया। और जितना आवेश इस पे है उतना ही आवेश इस पे आएगा या उससे कम आएगा, कभी भी ज्यादा नहीं आ सकता। मतलब कि अगर मैं यहां पर 5 कूलाम आवेश ले आऊंगा तो यहां पर 5 कूलाम से ज्यादा आवेश प्रेरित नहीं हो सकता, उससे कम हो सकता है लेकिन उससे ज्यादा नहीं होगा, ये याद रखेंगे, ठीक है। और कभी भी आवेश जो प्रेरित होता है वो सेम प्रकृति का नहीं होता। धन वस्तु को ले आएंगे उदासीन वस्तु के पास तो उदासीन वस्तु पर ऋण आवेश होगा प्रेरण द्वारा, और ऋण आवेश को ले आएंगे तो धन आवेश प्रेरित होगा, ठीक है। तो ये याद रखेंगे, इस घटना को ही स्थिर वैद्युत प्रेरण कहते हैं। आप ये देख सकते हैं, क्लियर है मेरी बात। आगे चलते हैं चालन द्वारा। चालन द्वारा क्या है कि इस बार टच कर देंगे वस्तु को। कैसे करेंगे बेटा, जैसे एक वस्तु रखी थी, ठीक है, ये वस्तु थी उदासीन, ये उदासीन वस्तु है। अब मैं जो वस्तु लेके आया था इसको टच करा दिया इसके साथ, देखो ये मान लीजिए कि धन वस्तु लेके आया मैं, इसको टच करा दिया, ये धन आवेशित थी, ठीक है। धनावेशित वस्तु को हमने टच किया, जब इसके साथ टच करवाया मैंने तो टच करने से हुआ क्या कि यहां से, अब देखो यहां से धन आवेश जो थे उनको फैलने के लिए और जगह मिल गई। ये सिर्फ और सिर्फ चालन द्वारा आवेशन केवल चालकों में संभव है या चालक वस्तुओं में संभव है, केवल चालक वस्तुओं में ही संभव है, ठीक है। ये याद रखेंगे नोट पॉइंट। तो चालन द्वारा आवेशन हो रहा है तो यहां से क्या होगा, ये वस्तु में कुछ आवेश यहां चले जाएंगे और यहां पर भी धनात्मक आवेश की जो है अधिकता हो जाएगी। ये सिंपल सी चीज है। ये वस्तु उदासीन से अब क्या बन गई, ये वस्तु धन वाली बन गई जो कि है धनावेशित, ठीक है। अब ये धनावेशित हो गई और इसमें आवेश जो है मात्रा इस पे जितनी पहले थी अब इतनी नहीं रहेगी क्योंकि कुछ आवेश इसका इस पे चला गया है टच कराने की वजह से, तो ये धनावेशित है, टच करवा दिया, ठीक है। आगे चलते हैं, काफी सारी चीजें भी पढ़नी है, कुछ एक्स्ट्रा चीजें हैं जैसे कि थ्योरेटिकल पार्ट जो है हमें मिलता है जो आवेशों को लेकर कि आवेश किस तरह से वस्तुओं पर फैल सकते हैं। तो अगर एक रेखीय वस्तु होगी, चाहे वो रिंग हो, वलय जिसको हम बोलते हैं, ये वलय है, वलय मतलब रिंग, और चाहे वो एक सीधी रेखा हो, ठीक है, तो एक स्ट्रेट लाइन है, पतला सा तार है समझिए, तो इस पतले के तार के पास सिर्फ लंबाई है, मोटाई चौड़ाई कुछ है नहीं, तो आवेश इस पर कैसे फैलेगा, लंबाई में फैलेगा। ये भी क्या है, एक रिंग जो है इसके किनारों में ही तो द्रव्यमान है, तो एक तार ही तो है, मोड़ दिया तो रिंग बन गई, सिंपल सा। तो इस पर भी आवेश जो फैलेगा क्या फैलेगा, लंबाई में ही फैल रहा है। जो लंबाई में इस तरह से एक रेखा में आवेश जब फैलता है तो उस आवेश के घनत्व को हम बोलते हैं बेटा लैम्डा, लैम्डा दिखाते हैं, और इसको बोलते हैं रेखीय आवेश घनत्व, रेखीय आवेश घनत्व, ठीक है। इसका SI मात्रक क्या हो जाएगा, आवेश बटे लंबाई। देखिए ये सूत्र क्या है, आवेश बटे लंबाई। मान लेते हैं कि इस पर Q आवेश फैला, टोटल हमने Q आवेश दिया और इसकी लंबाई टोटल L है, L लंबाई में Q आवेश अगर फैला है तो लैम्डा को हम लिखेंगे, लैम्डा बराबर हो जाएगा Q डिवाइड बाई L। मात्रक क्या आएगा, Q ऊपर है तो इसका मात्रक क्या आता है, कूलाम, लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, तो कूलाम पर मीटर इसका मात्रक हो जाएगा। ये मात्रक लिखा है, याद रखिएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, विमा देखेंगे तो कूलाम जो है आवेश है, आवेश का मात्रक आप जानते हैं क्या होता है, एम्पियर इंटू सेकंड, तो एम्पियर सेकंड पहले से, नीचे लंबाई है, लंबाई ऊपर जाएगा तो L की पावर -1 हो जाएगा, तो L -1 TA, ठीक है। तो ये विमा होगी इसकी। इसी प्रकार से आप देखेंगे सतह पे आवेश, सतह मतलब सतही आवेश वितरण या इसको पृष्ठीय आवेश वितरण भी बोलते हैं, पृष्ठीय आवेश वितरण भी बोलते हैं, मतलब पृष्ठ पर। जैसे एक गोला है, गोले के सतह पर फैल गया, गोले के सतह पर ऊपर फैला है, पृष्ठ पे फैला है। या मैं कहूं कि एक चद्दर है, पतली सी प्लेट है, उस पर फैला हुआ है, जैसे प्लेट है इस पर फैला है। इस आवेश घनत्व को हम रो से दिखाते हैं और इसको बोलते हैं पृष्ठीय आवेश घनत्व या सतही आवेश घनत्व, ठीक है। और ये भी आवेश बटा क्षेत्रफल। आवेश कहाँ फैल रहा है, क्षेत्रफल में, तो कुल आवेश बटा कुल क्षेत्रफल। अगर मैं कहूं कि Q आवेश फैला हुआ है, पूरा क्षेत्रफल A है, चाहे उसके बात करूं चाहे किसी भी वस्तु की, तो सिंपल सी बात है, सिग्मा बराबर लिखेंगे Q बाई A, सिंपल सा। मात्रक क्या होगा, एरिया का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो बस कूलाम और पर मीटर स्क्वायर, तो इस बार L की पावर 2 हो जाएगा, माइनस में ऊपर जाएगा तो सिंपल सा।
जब हम आयतन की बात करते हैं तो आयतन में फैलेगा आवेश, मतलब अंदर बाहर हर जगह पूरे v आयतन में फैल रहा है। तो अगर इसका आयतन v है और इस पर आवेश q फैल रहा है तो मैं लिखूंगा रो बराबर, इसको रो पढ़ते हैं, रो बराबर आ जाएगा बेटा q बाई v। ठीक है, पीछे वाला जो था ये सिग्मा था, ये क्या है सिग्मा, सिग्मा, और ये क्या है रो, RHO, रो ऐसे होता है। ठीक है, तो इस प्रकार से इसको देख सकते हैं और इसका विमीय सूत्र ये आ जाएगा। क्लियर है ना? तो बेसिक सी चीजें हैं, बस देखते रहिए। और ये नोट हैं आपके, इसको यूज करिएगा नोटबुक की तरह। ठीक है, नोटबुक की तरह यूज करिएगा, रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्ट में है, बहुत ही पॉइंट वाइज है। ठीक है, जो आपको चाहिए वही चीजें इसमें है, बस इसको बस पढ़ लो, इसकी तैयारी हो गई इस चैप्टर की। ऐसा है, इस पूरी पीपीटी को ही पढ़ के आपकी तैयारी हो जाएगी। कूलाम का नियम, अब कूलाम का नियम सेकंड जो टॉपिक आता है इस चैप्टर में है कूलाम का नियम। कूलाम का नियम देखते हैं फटाफट से। कूलाम जी क्या कहते हैं? कूलाम जी कहते हैं कि जो दो बिंदु आवेश हैं, दो बिंदु आवेश, अगर मैं बात करूं एक Q1 ले लूं और दूसरा कुछ दूरी पर रखा हुआ, मान लेते हैं कि ये दूसरा बिंदु आवेश और ये है Q2, तो अगर दो बिंदु आवेश एक अल्प दूरी पर रखे हैं इस प्रकार से, या कितनी भी दूरी पर रखे हैं, r दूरी पर रखे हैं, तो ये एक दूसरे पर एक बल लगाएंगे। धनात्मक है दोनों तो प्रतिकर्षण बल लगेगा, दोनों ऋणात्मक है तो प्रतिकर्षण बल, एक धन है एक ऋण है तो आकर्षण बल लगेगा। सिंपल सी बात है। अगर मैं कहूं कि इनके बीच लगने वाला जो बल है वो F है, तो कूलाम जी ने कहा, क्या कहा, ये याद रखिए, ये जरूरी है। कूलाम के अनुसार जब दो बिंदु आवेश एक अल्प दूरी r पर अगर रखे हैं तो वो एक दूसरे पर एक बल लगाएंगे। वो जो बल होता है, पहली चीज उन्होंने बताया कि लगने वाला जो बल है, ये बल, ठीक है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है या समानुपाती होगा दोनों आवेशों के गुणनफल के। पहली चीज बताई। दूसरी चीज बताई कि जो लगने वाला बल है वो उन दोनों आवेशों के जो बीच की दूरियां उसके वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दो चीजें, इन दोनों को मिला के लिखें साथ में, तो जो वैद्युत बल लग रहा है, वैद्युत बल जो लगेगा ये आ गया हमारे पास F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 और बटे r² के। यहाँ से इसका चिन्ह हटेगा तो ये आ जाएगा हमारे पास F बराबर, यहाँ एक नियतांक आएगा K और ये हो जाएगा Q1 Q2 बटे r का वर्ग। मात्रक देखेंगे, इसका मात्रक होता है न्यूटन, तो मात्रक न्यूटन हो जाएगा, बल का मात्रक न्यूटन होता है, कैपिटल N से लिखते हैं। K की जो वैल्यू है यहाँ आप देखेंगे पाएंगे कि K की वैल्यू यहाँ K बराबर है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। अगर मैं बात कर रहा हूँ वायु निर्वात के लिए, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट जो है, अच्छा, इसकी वैल्यू होती है 9 × 10 की घात 9, 9 × 10 की घात 9। और मात्रक क्या होगा बेटा? मात्रक आप देखेंगे न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर आएगा। ठीक है, इसका मात्रक यहाँ से निकाल सकते हैं। के बराबर अगर करेंगे तो r² उधर जाएगा, Q1 Q2 नीचे चला जाएगा। क्लियर है? तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, ये इसका मात्रक होता है। यहाँ पर जो एप्सिलॉन नॉट है, एप्सिलॉन नॉट क्या है बेटा? वायु या निर्वात की विद्युतशीलता बोलते हैं इसको, विद्युतशीलता। ठीक है, और इसकी वैल्यू जो होती है वो होती है एप्सिलॉन नॉट बराबर 8.85 × 10 की घात -12, और ये होता है कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इस प्रकार से इसकी वैल्यू भी आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है, चलिए, तो ये दो चीजें हो गई। अब K की वैल्यू आप उठा के रखेंगे तो F की जो वैल्यू आपको दिखेगी, कूलाम फोर्स जो आपको दिखेगा वो दिखेगा F बराबर K की जगह आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, तो हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आ गया है Q1 Q2 बटे r का वर्ग। और यही कूलाम का नियम है, जो कूलाम बल है जो आवेशों के मध्य लगता है, दो आवेशों के मध्य। ये याद रखिएगा कि ये आवेश के मध्य लगने वाला बल आकर्षण या प्रतिकर्षण प्रकृति का दोनों का हो सकता है। जब धनात्मक आवेश दोनों होंगे या दोनों ऋणात्मक होंगे तो प्रतिकर्षण होगा। ठीक है, और एक धनात्मक एक ऋणात्मक है तो आकर्षण होगा। इसका सदिश रूप लिखते हैं, ये भी आपको पूछा जाता है सदिश रूप। तो सदिश रूप इसका लिखेंगे तो क्योंकि बल सदिश होता है, इसका मात्रक न्यूटन लिख लेंगे हम। तो सदिश रूप हो जाएगा F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे में आएगा Q1 Q2 डिवाइड बाई r², और यहाँ पर गुणे में आ जाएगा r कैप बताता है बल की दिशा। ये एकांक सदिश है। ठीक है, एकांक सदिश है जो बल की दिशा बता रहा है r कैप। चूंकि हम जानते हैं कि r कैप जो है वो बराबर होता है सदिश r बटे r के, सदिश r बटे r के। ठीक है, तो इसलिए हमारा जो सूत्र है इसको या तो इस तरह लिखिए, ये सदिश रूप लिखें, या अगर ये सदिश अगर कभी दिया है ये इस तरह का सदिश तो r कैप हट जाएगा, ये आ जाएगा r कैप की जगह
और ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे आ जाएगा बच्चे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर स्क्वायर इंटू में आर कैप की जगह आ जाएगा सदिश आर डिवाइड बाई आर के, जिसको हम लिख सकते हैं F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे Q1 Q2 डिवाइड बाई आर की पावर 3, ठीक है, इंटू सदिश आर के। तो इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं सदिश रूप, ठीक है, और इस प्रकार से भी आप लिख सकते हैं सदिश रूप। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, इसको अगर डिटेल में आपको पढ़ना है तो जब मैं डेरिवेशन करवाऊंगा, डेरिवेशन क्लास में आप इसको देखेंगे, बिल्कुल क्लियर हो जाएगी चीज़ें। क्लियर है, चुटकी बजाते क्लियर हो जाएंगे, बिल्कुल परेशान नहीं होना है। आगे चलेगा, चलिए आगे फटाफट से चलते हैं, टाइम कम है। विद्युत क्षेत्र के बारे में बात करेंगे। विद्युत क्षेत्र और विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती हैं, थोड़ा सा इसके बारे में भी आप डिस्कस कर लेते हैं, थोड़ा जान लेते हैं। तो विद्युत क्षेत्र सबसे पहले जानते हैं विद्युत क्षेत्र क्या है। बहुत ज़्यादा टाइम है नहीं, इसलिए मैं चीज़ें लिखी लिखाई लेके आया हूँ, ताकि आपको एक शॉर्ट में एक वीडियो के अंदर सारी चीज़ें मिल जाएं और लिखी लिखाई मिल जाए, ताकि आपको नोट बनाने में भी कोई दिक्कत नहीं है। आपको नोट बनाना ही नहीं है, ये पीपीटी है ना, इसको बस रखें पास में, टेलीग्राम से डाउनलोड कर लेना और आपको अपने आप यहाँ से तैयारी कर लेना है, बस इसको पढ़ लेना है, अपनी तैयारी हो जाएगी पहले चैप्टर की, ठीक है। डेरिवेशन के अलावा जो भी चीज़ें हैं, जो भी सब्जेक्टिव वाली चीज़ें हैं ना, सारी की सारी इस पीपीटी के अंदर मिल जाएंगी आपको। एक धन आवेश या ऋण आवेश अपने चारों ओर एक क्षेत्र उत्पन्न करता है, ठीक है, और ये क्षेत्र जो ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें किसी दूसरे आवेश को, ठीक है, किसी दूसरे आवेश को ले आएंगे तो पता चल जाएगा कि यहाँ क्षेत्र है कि नहीं, ठीक है। आपको ऐसे हाथ से नहीं पता चलेगा, एक दूसरा आवेश ही दूसरे आवेश के फील्ड को, एक आवेश के फील्ड को समझ सकता है, ठीक है। अतः किसी आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण, कोई और आवेशित कण अगर आएगा, एक बल का अनुभव करेगा, ठीक है, और इसको हम कहते हैं, उस क्षेत्र को हम कहते हैं विद्युत क्षेत्र। विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड सदिश राशि होती है, इसको कैपिटल ई से हम दर्शाते हैं, विद्युत क्षेत्र को कैपिटल ई से हम लिखा करते हैं विद्युत क्षेत्र को, ठीक है। और आप देखेंगे कि एक वस्तु है जिस पर धनात्मक आवेश कुछ है, और ये दो धनात्मक आवेश छोटी छोटी गोली जैसे हैं, ठीक है, उनको एक धागे से बांध के लटकाया गया जब, तो क्योंकि इस पर विद्युत क्षेत्र अगर इसका ना होता तो ये दोनों बाहर नहीं भागते, इस पर प्रतिकर्षण बल लगेगा, ये भी धनात्मक, ये भी धनात्मक, तो दोनों बाहर की तरफ भाग रहे हैं। इसका मतलब जो विद्युत क्षेत्र है उसकी वजह से आप देख सकते हैं यहाँ पर विद्युत क्षेत्र है, इसकी वजह से एक बल लग रहा है, जिसकी वजह से आवेश एक दूसरे से दूर भाग रहे हैं। तो विद्युत क्षेत्र समझ में आ रहा है। अच्छा, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब विद्युत क्षेत्र तो है, तो आवेश भी कई तरह के होते हैं। शक्तिशाली आवेश मतलब छोटा आवेश, बड़ा आवेश, 1 माइक्रोकूलम का एक आवेश है और 1 कूलम का आवेश है, या 10 माइक्रोकूलम का आवेश है, तो दोनों का विद्युत क्षेत्र अलग अलग होगा ना, दोनों का विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अलग अलग होगी। 1 माइक्रोकूलम आवेश की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कम होगी 10 माइक्रोकूलम वाले के तुलना में। 10 माइक्रोकूलम वाले से अगर कोई बड़ा आवेश, जैसे मैं कहूँ कि 100 माइक्रोकूलम है कोई आवेश, उसके आसपास कहीं और है, तो 100 माइक्रोकूलम आवेश वाले की तीव्रता ज़्यादा होगी, ठीक है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को भी ई से ही दिखाते हैं, ठीक है, ई से ही दर्शाते हैं विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अच्छा, विद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु पर स्थित एकांक धन आवेश जितने बल का अनुभव करता है, उसे उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। क्षेत्र के अंदर, जैसे मैं कहूं कि एक क्षेत्र की बात कर रहा हूं मैं, वैसे तो एक आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की जो रेंज होती है वो अनंत तक होती है, बट आप मान के चलिए अगर कि एक पर्टिकुलर रीजन की मैं बात करूं, या छोड़ो, इसको गलत तरीके से बताना अच्छी बात नहीं है, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि एक आवेश रखा है, मान लेते हैं यहाँ पर प्लस क्यू आवेश रखा है, बड़ा सा आवेश है। अब इसके चारों तरफ यहाँ क्षेत्र है, मैं एक आवेश को यहाँ ला के रख रहा हूँ, मान लो इस पॉइंट ए पर मुझे चेक करना है, फिर मैं इस पॉइंट, मान लो इस पॉइंट ए पर चेक करना चाहता हूँ, इस पॉइंट बी पर भी चेक करना चाहता हूँ। तो इस पॉइंट ए पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अगर मुझे चेक करना है तो एक एकांक आवेश लाऊंगा। एकांक आवेश क्या होता है बेटा? एकांक आवेश को हम क्यू नॉट बोलते हैं, ठीक है। इसको हम परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। परीक्षण मतलब टेस्ट के लिए ले आ रहा है, टेस्ट चार्ज, ठीक है, परीक्षण आवेश भी बोलते हैं। इसकी वैल्यू 1 होती है, सिंपल सी 1 इकाई का आवेश होता है। अब इसके कारण हमें चेक करना है कि यहाँ ए बिंदु पर क्षेत्र कितना है, तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा आवेश ले आकर रखूंगा। कौन सा? एकांक आवेश। अब इस पर कुछ बल का अनुभव होगा। अगर ये धनात्मक है, तो एकांक आवेश हरदम धनात्मक होता है, तो इस पर क्या लगेगा? एक प्रतिकर्षण बल, ठीक है, लगेगा इधर की तरफ। कितना लगेगा बेटा? इस पर एक बल लग रहा है, मान लेते हैं F, इस दिशा में। तो यहाँ पर विद्युत क्षेत्र कितनी है? इस बिंदु ए पर विद्युत क्षेत्र को अगर मैं E बोलूँ, E एट पॉइंट A, तो आप देखेंगे कैसे इसका रिलेशन होता है। इसका रिलेशन है EA, अगर आपको निकालना है, EA बराबर हो जाएगा बेटा F/Q। जितना बल लग रहा है उसको डिवाइड कर देंगे जिस आवेश पर बल लग रहा है, ठीक है, तो हमें विद्युत क्षेत्र मिल जाएगी A पॉइंट पर। इसी तरह से B पॉइंट पर निकालना है तो B पॉइंट पर आवेश को रखेंगे तो यह आ जाएगा F फिर से डिवाइड बाई Q नॉट,
ठीक है। इस प्रकार से मात्रक क्या होगा, ऊपर बल है नीचे आवेश है तो न्यूटन, और इसका मात्रक कूलम तो न्यूटन पर कूलम। तो बेसिक सी चीजें हैं। अगर आर दूरी पर आपको रख के निकालना है आर के साथ तो आप इस तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। तो सिंपल सा है, ई बराबर क्या है एफ बाई क्यू नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं के क्यू बाई आर स्क्वायर। के कहा है यहाँ पर बेटा, के इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू फिर से वही है 9 गुणे 10 की घाते 9, ठीक है। न्यूटन स्क्वायर, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर, ठीक है। तो याद रखेंगे। उस क्षेत्र में कुछ है नहीं कि एक बस दिखा रखा है कि आर दूरी पर कोई पॉइंट है पी, जिस पर यहाँ पर एक आवेश को रखा है और इस पर लगने वाला बल ये है। तो आर दूरी के साथ देखेंगे तो आपको ये सूत्र दिखेगा जो कि होता है ई बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुणे क्यू बट, ठीक है, क्यू बटे आर का वर्ग। जितनी दूरी पर हम निकाल रहे हैं वो दूरी के साथ मात्रक न्यूटन पर कूलम, ठीक है। चलिए, तो इसका एसआई मात्रक न्यूटन पर कूलम, जिसको हम वोल्ट पर मीटर भी कहते हैं। वोल्ट पर मीटर आपको अगले चैप्टर में देखने को मिलता है जब आप धारिता और संधारित्र पढ़ते हैं तो, या आप वोल्ट को चेंज करेंगे तो जूल पर कूलम इंटू मीटर आ जाता है। सीजीएस मात्रक की बात करें डाइन बटे स्थायित्व कूलम। विमा आपको विमीय सूत्र वगैरह निकालना आना चाहिए। आपको ऊपर बल लिखा है, न्यूटन लिखा है, नीचे कूलम लिखा है, दोनों का मात्रक लिखे है ml2 t-2। इसका मात्रक क्या होता है m, इसका विमीय सूत्र ml t-2, और इसका क्या हो जाएगा बेटा at, तो ये ऊपर जाएगा तो ml t-3 हो जाएगा, क्योंकि t पहले से है, -2 वहाँ ऊपर तो -3, और a -1 हो जाएगा बटे में है तो a ऊपर जाएगा तो -1। सिंपल सी चीज़ है। विद्युत क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं, तो जिस दिशा में देखो धनावेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा सदैव क्या होती है बेटा, आवेश से दूर होती है, और ऋणावेश के कारण क्या होती है, आवेश की ओर होती है। ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, इतना ही याद रखना है। वो बहुत डिटेल में ये पढ़ाने वाला लेक्चर नहीं, आपको पता है ना, तो हम थोड़ा सा ऐसे ही पढ़ेंगे इसको। बेसिक सी चीज़ है कि धनात्मक के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा क्या होगी बेटा, धन आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की दिशा हरदम बाहर की तरफ होगी। क्या होगी, धन आवेश के लिए हरदम विद्युत क्षेत्र की दिशा मैं कहूं तो वो बाहर की तरफ होगी, ठीक है। धन आवेश के लिए बाहर की तरफ, और ऋण आवेश के लिए अंदर की तरफ होगी। क्लियर है। ऋण आवेश के लिए दिशा क्या होगी, अंदर की तरफ। तो धन आवेश के लिए ये प्लस क्यू है और ये क्या है, माइनस क्यू है। तो प्लस क्यू के लिए देखोगे आप बाहर की तरफ है, माइनस क्यू के लिए अंदर की तरफ होगी क्षेत्र की दिशा। क्लियर है। ये अलग अलग है दोनों, ठीक है। चलिए नेक्स्ट अगर देखिए विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाओं को वैद्युत क्षेत्र रेखाएं भी बोलते हैं। वैद्युत क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, और ये काल्पनिक रेखाएं होती हैं। याद रखिएगा ये काल्पनिक होती हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं जैसे कोई चीज़ होती नहीं, काल्पनिक होती हैं। बस हमें स्टडी करने के लिए, विद्युत क्षेत्र को स्टडी करने के लिए हेल्प मिलती है, तो इसलिए हम इसको कल्पना करते हैं। परिभाषा देखेंगे, विद्युत क्षेत्र में मुक्त रूप से छोड़े गए एकांक परीक्षक धन आवेश के द्वारा बनाया गया पथ विद्युत बल रेखा कहलाता है। अर्थात इसको कैसे बनाया गया था, कैसे पता किया गया, ये समझे कि एक आवेश है यहाँ पर रखा, बड़ा सा आवेश क्यू है। अब इसके चारों ओर विद्युत क्षेत्र है। हमने क्या किया कि परीक्षण आवेश को लिया क्यू नॉट को, और ले आके इसके पास छोड़ दिया। मान लो यहाँ पर छोड़ा हमने, यहाँ पर क्यू नॉट को रखा। क्यू नॉट को रखेंगे तो ये क्योंकि धनात्मक ये भी है तो इस पर क्या लगेगा, एक बल लगेगा। बल लगा और ये भागा ऐसे दूर की तरफ। फिर इसको यहाँ छोड़ा गया, यहाँ छोड़ा तो देखा कि ये इस तरफ भाग रहा है। फिर यहाँ छोड़ा तो यहाँ पर देखने को मिला कि ये इस तरफ भाग रहा है, और यहाँ छोड़ा तो देखने को मिल रहा है ये। तो मतलब इस धन आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ है, एक सीधी रेखा में भाग रहा है। दो चीजें पता लग रही है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा बाहर की तरफ, दूसरा एक सीधी रेखा में भाग रहा है। ऐसा नहीं हो रहा कि ये ऐसे ऐसे करके भाग रहा है या ऐसे ऐसे करके भाग रहा है, नहीं, एकदम सीधा भाग रहा है। और ये जो सीधा भाग रहा है इसी को ध्यान में रखते हुए एक कल्पना की गई कि क्योंकि रेखा में भाग रहा है, एक रेखा में भाग रहा है, तो इसको विद्युत बल रेखा हमने बोल दिया। इससे ज्यादा इसका कोई लॉजिक नहीं है। तो आप देखेंगे अगर सिर्फ एक आवेश है, धनात्मक आवेश है तो बाहर की तरफ, ऋणात्मक आवेश है तो अंदर की तरफ। ये माइनस क्यू के लिए है और ये प्लस क्यू आवेश के लिए है विद्युत क्षेत्र रेखा, जो कि मैंने बना रखी थी पहले। अगर एक धन आवेश और एक ऋण आवेश आसपास रखे हैं तो धन से बाहर की तरफ निकल रही है विद्युत क्षेत्र रेखा, देखो दूर जा रही है। ऋण के लिए क्या होगा, अंदर की तरफ आएंगे तो अंदर जा रही है। तो इस तरह से देख सकते हैं एक लूप जैसा बन रहा है, बंद लूप नहीं है, यहाँ से जा रही है और यहाँ समाप्त हो जा रही है। धन से स्टार्ट होकर ऋण पे समाप्त होती है, धन से स्टार्ट होकर ऋण पे समाप्त हो रही हैं। अगर दोनों धन धन है या दोनों ऋण ऋण है तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्योंकि एक दूसरे को कभी नहीं काटती तो एक दूसरे से बचने का प्रयास करेंगी, एक दूसरे से दूर भागेंगे, प्रतिकर्षण। तो ये प्रतिकर्षण हो रहा है, ये होता है प्रतिकर्षण के समय और ये होता है आकर्षण के समय। ये आकर्षण है, वो प्रतिकर्षण है। क्लियर है। दो आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं तो उनकी विद्युत क्षेत्र रेखाओं के कारण, और दो आवेश एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं तो विद्युत क्षेत्र रेखाओं को आप देख सकते हैं किस प्रकार से प्रतिकर्षित कर रहे हैं। एक दूसरे को काट नहीं सकते विद्युत क्षेत्र रेखाएं, ये याद रखिएगा। इसके कुछ गुण आप देख लीजिए। विद्युत बल रेखाएं सदैव धनात्मक से प्रारंभ होकर ऋणात्मक पर खत्म होती हैं। विद्युत बल रेखा किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा को बताती है। विद्युत क्षेत्र
की दिशा को बता देगी। जैसे यहाँ पर अगर मैं किसी भी पॉइंट पर स्पर्श रेखा खींचूंगा, जैसे यहाँ पर मैं खींचूँ इस पॉइंट पर अगर मैं खींचूंगा तो विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर है, इस पॉइंट पर आप देखेंगे नीचे की तरफ है। स्पर्श रेखा खींचूंगा, इस पर खींचूंगा, इस पॉइंट पर खींचूंगा तो इस पॉइंट पर ये है, तो विद्युत क्षेत्र की दिशा यहाँ पर क्या है, ये दिशा हो गई। कहीं पर भी आप देखेंगे विद्युत क्षेत्र की दिशा आपको बताएंगे, ठीक है। स्पर्श रेखा, विद्युत बल रेखाएं एक दूसरे को कभी नहीं काटती हैं। सिंपल सी चीज़ है, विद्युत बल रेखाएं सदैव चालक के सतह से निकलती हैं। कैसे, लंबवत निकलती हैं। और किसी भी चालक के अंदर विद्युत बल रेखाएं विद्यमान नहीं होती। चालक के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखा जीरो होती है, विद्युत क्षेत्र जीरो होता है। विद्युत बल रेखाएं कभी भी बंद लूप नहीं बनाती है। बंद लूप का मतलब है बेटा कि जैसे समझिए कि ये एक आवेश में कहूँ ये क्यू है, ऐसा नहीं होगा कि इससे विद्युत क्षेत्र रेखा निकली और घूम के इसी पे आ गई। अगर ये घूम के उसी पे आ जाए तो ये बंद लूप है, और ऐसा हो नहीं सकता, संभव नहीं है, ठीक है। क्योंकि धनात्मक से निकल जाती है और ऋणात्मक पर खत्म हो जाती है। कभी भी धनात्मक पर लौट के फिर से नहीं आती विद्युत क्षेत्र रेखा, या ऋणात्मक से निकल के ऋणात्मक पे ही विद्युत क्षेत्र रेखा आ रही है, ऐसा नहीं है, ठीक है। तो बंद रेखा, बंद लूप नहीं है। आप सोच रहे होगा कि सर ये वाला बंद लूप है, ये बंद लूप नहीं है, बस यहां से निकली है वहां खत्म है। अगर ऐसा होता कि एक धन से निकल के एक ऋण पे गई है इस तरह से और फिर लौट के ऐसे आई है तो ये बंद लूप हो जाता, लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी इधर ही गई है, ठीक है। तो बस यहां से जा रही है और यहां खत्म हो रही है। क्लियर है? चलिए, तो ये सारी चीजें हो गई। आगे चलते हैं। विद्युत बल रेखाओं के बाद विद्युत द्विध्रुव की बात करेंगे। विद्युत द्विध्रुव का मतलब होता है बेटा इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल मतलब दो पोल है, डाई मतलब दो, द्विध्रुव की बात कर रहे हैं, द्विध्रुव की बात कर रहे हैं। और द्विध्रुव हमने बहुत बार पढ़ रखा है, ठीक है। तो द्विध्रुव है क्या कि जब दो आवेश, एक ही जैसे समान आवेश, दो आवेश एक दूसरे से अल्प दूरी पर हो, ठीक है, विद्यमान हो। आवेश का मान समान है लेकिन प्रकृति अलग अलग है, अलग अलग प्रकृति के लेकिन सेम आवेश, सेम मान के, ठीक है, सेम परिमाण के, बट डिफरेंट जो है अगर मैं बात करूं तो प्रकृति के होने चाहिए। और एक अल्प दूरी पर अगर रखे हैं, अल्प दूरी आप यहाँ पर लेते हैं 2a या 2r या 2l, ठीक है, जो भी आपको लेना है अगर इस तरह लेते हैं तो ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ये जो सिस्टम बन रहा है ना, इस सिस्टम को ही द्विध्रुव बोलते हैं, ठीक है। द्विध्रुव, एक धनात्मक एक ऋणात्मक, दो द्विध्रुव इस तरह से इसलिए इसको बोलते हैं। तो द्विध्रुव जो होते हैं इनके लिए अब कुछ प्रॉपर्टीज हैं। क्या प्रॉपर्टीज हैं द्विध्रुव की? द्विध्रुव की सबसे पहली चीज कि द्विध्रुव के लिए ये तो मैंने उल्टा कर दिया, ठीक है, इस तरह से 2a पे है। द्विध्रुव के लिए याद रखिएगा कि माइनस से प्लस की तरफ विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता है। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P बोलते हैं। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है। इसका अगर मैं अदिश में मान निकालूं तो P बराबर होता है आवेश गुणे आवेशों के बीच की दूरी। तो आवेश का परिमाण लेना है सिर्फ, अर्थात ये आ जाएगा हमारे पास P बराबर, एक आवेश का मान ले लीजिए कोई भी, तो Q गुणे दोनों के बीच की दूरी क्या है 2a, तो ये आ जाएगा 2QA। सिंपल सी बात। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है ये, और इसका मात्रक आप देखेंगे तो ये क्या है कूलाम, और ये क्या है दूरी क्या है मीटर में, तो इसका मात्रक आएगा कूलाम मीटर, कूलाम मीटर, ठीक है, ये आप याद रखेंगे। क्लियर है मेरी बात? कूलाम मीटर, क्लियर है? इस प्रकार से आपको देखना है, ठीक है। अच्छा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सदिश राशि होती है, तो इसकी जो दिशा आप निकालेंगे, अगर दिशा निकालना है तो अगर सदिश रूप में लिखना है तो P बराबर होगा यहाँ पर Q इंटू 2a की जो दिशा है वही दिशा, ठीक है, दूरी की दिशा में हम लेंगे इसको, ठीक है। और इसकी दिशा, ठीक है, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण या इसकी P की दिशा सदैव माइनस Q से प्लस Q के तरफ होती है। थोड़ा जल्दीबाजी है, राइटिंग पर ध्यान नहीं है, थोड़ा सा आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। आगे चलें फटाफट से। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण, अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालने का व्यंजक डेरिवेशन वाली क्लास में होगा। अभी सिर्फ और सिर्फ मान लिख रहा हूं मैं। तो ई अक्षीय स्थिति में जब हम निकालते हैं, सिर्फ वैल्यू लिख रहा हूं मैं, अक्षीय स्थिति में जब हम निकालते हैं तो आता है बेटा 2kp डिवाइड बाई r की पावर 3, ठीक है। मात्रा क्या होगा न्यूटन पर कूलाम। के की वैल्यू आपको पता है क्या है यहाँ पर, है ना। और इसके साथ साथ ई अगर मैं निरक्षीय की बात करूं, तो आता है kp डिवाइड बाई r की पावर 3।
न्यूटन पर कूलाम। तो यहाँ पर यहाँ आप देखेंगे यहाँ के जो है वो बराबर वही है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिसको आप लिख सकते हैं 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर। तो सिंपल सी चीज़ है, के की वैल्यू याद रखेंगे के साथ अगर लिखना है तो, और पी आपको पता है क्या है, द्विध्रुव आघूर्ण है, सिंपल सी चीज़ है, ठीक है। और इसके साथ साथ द्विध्रुव के द्वारा किया गया कार्य, द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य, ठीक है, ये आपको डेरिवेशन में करवाया जाएगा। यहाँ पर सिर्फ सूत्र लिख रहा हूँ, ठीक है। द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र में घुमाने में किया गया कार्य अगर मैं निकालूं तो ये आता है W बराबर PE, ई विद्युत क्षेत्र है, ठीक है, और ये आता है cos θ1 माइनस cos θ2, यदि θ1 बराबर 0 डिग्री तथा θ2 बराबर θ डिग्री हो तो जो W है ये हो जाता है PE 1 माइनस cos θ के, जो कि आपके बोर्ड का जो इक्वेशन है वो ये लिखा है। और कार का मात्रक क्या होता है, जूल, तो जूल लिख देंगे, ठीक है। इस प्रकार से आप इसको लिख सकते हैं। क्लियर है ना, मेरी बात थोड़ी सी याद रखिएगा, थोड़ा तेज चल रहा हूँ, वन शॉट रिवीजन है, याद रखेंगे, इसको डाउनलोड कर लीजिएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है ये हर एक बच्चे के लिए, एग्जाम की प्रिपरेशन करने के लिए। टाइम ज़्यादा है नहीं, जितना भी टाइम है उसमें सही तरीके से आपको भौतिक विज्ञान की अगर तैयारी करनी है तो यही वो जगह है जहाँ से आप कर सकते हैं। बाकी जगह पर आपको मूर्ख बनाया जाता होगा और बनाया जाता है, मैं खुद देखता हूँ, इतने ज़्यादा बच्चे भरे होते हैं वहाँ पर, मूर्ख बना रहे हैं टीचर, फिर भी वो बच्चे वहाँ पर भरे पड़े हैं, पता नहीं क्या कर रहे हैं, पूरा वन शॉट रिवीजन बोल के सिर्फ आवेश के बारे में बता रहे हैं। उससे नहीं क्लियर होगा बेटा, वो वन शॉट रिवीजन नहीं है, ठीक है। एक्चुअली बहुत ज़्यादा ऐसे बच्चों को बेवकूफ़ बनाने की आजकल चीज़ें चल रही हैं, है ना। अब आजकल ये भी हो गया कि यूट्यूब है तो थोड़ा सा उसके लिए कि व्यूज़ आ जाए, ये हो जाए, वो हो जाए, इसके लिए भी बहुत सारे लोग बहुत पैतरे खेलते हैं, बच्चों से बात करते हैं, गाना गाते हैं ताकि व्यूज़ आते रहे, बच्चे भागे ना छोड़ के क्लास, अलग अलग चीज़ें हैं। लेकिन भौतिक विज्ञान पढ़ना है तो मैं कहूँगा, रिकमेंड करूँगा आपको कि यहाँ आए, यहाँ पर आप निराश नहीं होंगे भौतिक विज्ञान को लेकर। वैद्युत फ्लक्स तथा गॉस प्रमेय की बात करेंगे। वैद्युत फ्लक्स है क्या, सिंपल सी चीज़ है वैद्युत फ्लक्स क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गिनना। अगर मैं सिंपल से बात हम बोलूं तो यह है वैद्युत क्षेत्र रेखाओं को गिनना है। किस प्रकार की विद्युत क्षेत्र रेखाओं को गिनना है, अभिलंबवत गुजरने वाले, किसी क्षेत्रफल से या किसी क्षेत्र या किसी पृष्ठ से गुजरने वाले जो विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं जो अभिलंबवत हों उस क्षेत्र के क्षेत्रफल के, ठीक है, उसको हम गिन लेंगे और हम कहेंगे कि ये विद्युत फ्लक्स है। सिंपल सी बात। जैसे मैं कहूँ कि कोई एक वस्तु है, मान लेते हैं अब ये वस्तु है, इसका कोई क्षेत्रफल है ये, ठीक है, इसका क्षेत्रफल A मान लेते हैं, और ये थोड़ी सी घूमी हुई है, इधर की तरफ घूमी है, मान लेते हैं ये इधर की तरफ घूमी हुई है वस्तु, तो इसका क्षेत्र सदिश क्या हो जाएगा बेटा, इधर की तरफ क्षेत्र सदिश ये हो जाएगा। क्षेत्रफल मैं मान लेता हूँ इसका A है। अब यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ इस प्रकार से आ रही हैं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं कुछ ऐसे आ रही हैं, ठीक है, ऐसे आ रही है, ठीक है, ऐसे बहुत सारी, और निकल जा रही है सीधे, और इधर से भी ऐसे निकल जा रही है, कुछ इस प्रकार से आ रही है। तो नीचे से जाएंगे और आगे सामने से इस तरह से निकलती हुई दिखेंगी आपको, ठीक है, ऐसे। अब आप देखेंगे तो यहाँ एक विद्युत क्षेत्र रेखाओं के साथ एक कोण है, जो इस कोण को हम कहेंगे थीटा कोण। इसके साथ विद्युत फ्लक्स को जो हम लिखते हैं तो विद्युत फ्लक्स फाई बराबर आता है E डॉट A लिखेंगे, क्योंकि हमने क्षेत्रफल को A माना है। इसको A या फिर S भी लिखते हैं, तो अगर S लिखना है पृष्ठीय क्षेत्रफल, सरफेस जो है, सरफेस एरिया, तो S बोल देते हैं। अदरवाइज आप A लिखना चाहे तो A लिखिए, S लिखना चाहे तो S लिखिए। तो ये है। अब इन दोनों का जो है अदिश गुणन हो रहा है, तो ये आ जाएगा EA और ये हो जाएगा कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या है, E और A के बीच का कोण। तो इस प्रकार से इसको आप लिखते हैं वैद्युत फ्लक्स को। वैद्युत फ्लक्स का मात्रक आप देखेंगे, E का मात्रक क्या होता है बेटा, न्यूटन पर कूलाम, और इनटू A का मात्रक क्या होता है, मीटर स्क्वायर, तो न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम इसका मात्रक होता है। इसमें देखेंगे तो फ्लक्स को इस प्रकार से लिखा गया है। फ्लक्स को लिखने के लिए इंटीग्रेशन का यूज़ किया गया है। अगर आप चाहें तो इंटीग्रेशन भी यूज़ कर सकते हैं। ये सिंपल सा फॉर्मूला है, जो बेसिक फार्मूला होता है, इंटीग्रेशन के रूप में भी आप इसको लिख सकते हैं, जो कि है फाई बराबर
इंटीग्रेशन के रूप में। यहाँ पर एक चीज़ गलत लिखी है कि क्लोज सरफेस के लिए बना दिया गया है, इसको आप मिटा दीजिएगा, इसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है। ई डॉट एस रखिए अभी। अगर आपको लिखना है तो इस तरह से ओपन इंटीग्रेशन लगेगा और ये आएगा सिंपल सा ई डॉट एस के। ये तब आएगा जब कोई वेरिएबल हो और किसी पर्टिकुलर क्षेत्र के लिए आप निकाल रहे हैं। हालांकि अभी आपको नहीं करना है ये, तो इसको अभी छोड़ देते हैं, इस प्रकार से रख के इतना भी याद रखें, बस इतना काफ़ी है, ठीक है। जब ई और एस में से कोई ऐसी चीज़ है जो बदल रही है, वेरिएबल है, कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, तब इस तरह से हम ये इंटीग्रेशन लगाते हैं। आगे चलते हैं थोड़ा सा। एस के लिए कुछ चीज़ें हैं, याद रखिएगा। एस की दिशा जो क्षेत्र है, एस या फिर ए बोलिए, एस बोलिए या ए की दिशा, ठीक है, क्षेत्र की दिशा हमेशा तल के लंबवत बाहर की ओर होती है। जैसे मेरा हाथ है, तो मेरा हाथ अभी ऐसे घूमा, तो ये समझिए हाथ पर मैं पेन रख रहा हूँ, तो ये पेन मेरे हाथ के जो तल है ना, इसकी दिशा बता रहा है। कौन सी? ये। अब मैं हाथ को इधर घुमाऊंगा तो पेन क्या बताएगा? इधर की तरफ दिशा बताएगा। मैं इधर घुमाऊंगा तो इधर की तरफ बताएगा। ऊपर की तरफ करूंगा तो ये हो गया, इधर घुमाऊंगा तो इधर की तरफ, इधर घुमाऊंगा तो मेरे तरफ। अब एक तल के दो सतह होते हैं हाथ का, जैसे सामने वाला हिस्सा और पीछे वाला हिस्सा। जितना सामने वाले हिस्से का क्षेत्रफल है उतना ही पीछे वाले हिस्से का क्षेत्रफल है, तो दो क्षेत्रफल होते हैं, दो साइड होती है। तो बस सामने जो दिखता है उसको हम धन बोल देते हैं, जो पीछे उसको हम ऋण बोल देते हैं। धन ऋण होता नहीं, बस रिलेटिव एक हम डायरेक्शन दे देते हैं कि इस दिशा को हम धनात्मक बोल रहे हैं तो पीछे वाली दिशा को ऋणात्मक, इसको हम धनात्मक बोलेंगे तो इस वाली दिशा को ऋणात्मक बोलेंगे। सिंपल सी बात है। अच्छा, विद्युत फ्लक्स एक अदिश राशि है। मात्रक वोल्ट मीटर लिखिए या न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम, जो कि अभी लिखा था मैंने। विमा सूत्र आप निकाल के देखिए, थोड़ा सा निकालिएगा, अदरवाइज डेरिवेशन की क्लास में हम जब करेंगे तो विमा सूत्र निकाल के मैं दिखा दूंगा। बंद सतह में फाई का मान आवेशों के वितरण व उनके मध्य दूरी पर निर्भर नहीं करता है। बंद सतह के लिए जो नियम दिया था वो गॉस ने दिया था, अभी बता रहा हूं मैं, ठीक है। फाई का मान निम्न परिस्थितियों में शून्य हो जाता है। कब? यदि बंद सतह में एक द्विध्रुव या बहुत सारे द्विध्रुव परिबद्ध हो। द्विध्रुव है, अच्छा ये अभी आपको समझ में नहीं आएगा। देखो, गॉस का नियम आपने पढ़ रखा है ना, क्यू बराबर फाई बराबर आप जानते हैं क्यू बटा एप्सिलॉन नॉट। तो ये क्यू जो है सिग्मा क्यू, मतलब सभी आवेशों का जोड़ है। तो अगर द्विध्रुव है इसके अंदर, किसी भी सतह के अंदर, तो द्विध्रुव का मतलब माइनस आवेश और प्लस आवेश दोनों बराबर। तो जब दोनों आवेशों को जोड़ेंगे तो जितना धन है उतना ऋण, जीरो हो जाएगा, क्योंकि एक द्विध्रुव का नेट आवेश जीरो होता है। अगर आप देखेंगे जितना प्लस उतना माइनस, तो जीरो हो जाएगा ना। तो इसीलिए द्विध्रुव हो या एक रखा हो या बहुत सारे हो, कोई फ्लक्स नहीं निकलेगा, क्योंकि आवेश ही अंदर जीरो हो जाएंगे, रिजल्टेंट पूरा आवेशों का जोड़। यदि बंद सतह में धनावेश व ऋणावेश का परिमाण बराबर है, जो कि द्विध्रुव की बात कर रहे थे, तो जीरो हो जाएगा। यदि बंद पृष्ठ में कोई आवेश परिबद्ध ही ना हो, कोई भी आवेश ही इसके अंदर ना होगा, तो इससे फ्लक्स नहीं निकलेगा। सिंपल सी बात है। निवेशी फ्लक्स जो होता है उसको निगेटिव बोलते हैं, निर्गत फ्लक्स को हम पॉजिटिव बोलते हैं। याद रखिएगा। जैसे मैं कहूं कि एक, यहां पर ले लेता हूं, जैसे मैं कहूं कि ये वस्तु है, या इसी वस्तु में देखो, अगर आप यहां पर खड़े होकर देख रहे हैं तो आपको क्या दिखेगा? इस वस्तु के अंदर विद्युत क्षेत्र रेखाएं जा रही है, तो आपको दिखेगा नेगेटिव फ्लक्स, ठीक है। फ्लक्स तो दिखेगा लेकिन उसको आप नेगेटिव बोलेंगे। अब यहां पर कोई खड़ा होकर देखेगा तो उसको क्या दिखेगा? फ्लक्स इस वस्तु से बाहर आ रही है विद्युत क्षेत्र रेखाएं, तो इसको जो फ्लक्स दिखेगा उसको ये बोलेगा पॉजिटिव फ्लक्स। दोनों का मान सेम होगा, बस डायरेक्शन अलग अलग है। ये बस अंदर जाने वाले को नेगेटिव बोल रहा है, ये बाहर निकलने वाले को पॉजिटिव बोलेगा। बस ये दिशात्मक भ्रम है, बाकी फ्लक्स जो है सेम ही है दोनों जगह, ठीक है। जितना धनात्मक उतना ऋणात्मक है, मान सेम है, बस दिशा की वजह से ऋणात्मक और धनात्मक हम बोलते हैं, ठीक है। गॉस की प्रमेय अगर मैं देखूं, गॉस की प्रमेय क्या है, तो गॉस की प्रमेय आप पाएंगे, ठीक है, किसी बंद पृष्ठ से संबंधित फ्लक्स जो है उस बंद पृष्ठ के द्वारा परिबद्ध कुल आवेश का 1/ε0 गुणा होता है। यही आपको एग्जाम में भी लिखना है इस तरह से। अब बंद जब सतह की बात करते हैं तो ये इंटीग्रेशन है, ठीक है। ये जो समाकलन का चिन्ह है, इस पे आप देख रहे हैं ये गोला जैसा लगा, ये गोला बताता है परिबद्ध क्षेत्र। परिबद्ध मतलब बंद क्षेत्र की बात कर रहा है, बंद पृष्ठ की बात कर रहा है। क्षेत्रफल मतलब खुला नहीं है, इस बार क्या है? बंद है। वस्तु के मतलब ऐसा समझिए कि एक डिब्बे के अंदर, या मैं कहूं कि इस कमरे के अंदर, आपके एक कमरे के अंदर बंद हो जाओ, बाहर से लॉक लगा दिया जाए, तो अब बाहर से लॉक लगा दीजिएगा, बाहर खड़ा होके आप अगर उस कमरे के अंदर जो कुछ भी है अगर आप देखना चाहेंगे तो नहीं देख सकते ना। तो क्या होगा? वो बंद है चारों तरफ से, वो दिख नहीं रहा है, मतलब बाहर खुला नहीं है किधर से भी, बंद है चारों तरफ से। बंद का मतलब घेरा नहीं है कि चाहे ऐसे खड़े हो गए और चारों तरफ बाउंड्री बना दी, नहीं। बंद का मतलब चारों तरफ से कहीं से भी दिखाई नहीं दे रहे हो, एकदम टोटल बंद, ठीक है। तो बंद जब होता है तो उसको ये चिन्ह लगाते हैं, ठीक है। ये बंद पृष्ठ के लिए है, और यहां पर सिंपल सा ई डॉट एस जो था वही लिख लीजिए, या ई डॉट ए लिख लीजिए, सिंपल सा। ये फ्लक्स ही है, ठीक है, लेकिन फ्लक्स है बंद सतह के लिए। तो जब बंद सतह के लिए बात करते हैं तो गॉस ने ही बंद सतह के लिए दिया था, और बंद सतह के लिए इसको लिख सकते हैं इस वाले तरीके से, और यही बराबर होता है Q/ε0।
क्यू जो है ये क्यू नेट आवेश है, तो इसको आपको लिखने का बहुत सारा तरीका मालूम है। जो क्यू है उसको आप क्यू नेट यहाँ लिख दीजिए, या आप इसको ऐसा लिखिए कि क्यू के पहले लगा दीजिए सिग्मा समेसन, ये जोड़ बताता है टोटल, ठीक है। या आप लिख सकते हैं क्यू टोटल, ठीक है, तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। या आप लिख सकते हैं क्यू परिबद्ध, ठीक है, इस तरह भी लिखा होता है। तो जहां पर ये लिखा हो आपको ये लिखना है, ये लिखिए, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखना है, ये लिखिए, ये लिखना है, ये लिखिए। किसी भी क्षेत्र के अंदर बंद आवेश जितने भी होंगे, जैसे मैं कहूँ 2 कूलाम है ऋणात्मक, 5 कूलाम है धनात्मक, ठीक है, 3 कूलाम है ऋणात्मक, ठीक है, इस प्रकार से, तो कितना फ्लक्स निकलेगा इसके अंदर से, तो 0 निकलेगा। अगर मैं कहूँ कि इधर 2 कूलाम और है, तो आप देखेंगे तो 3 2 5 माइनस हो गया और 5 प्लस, तो एक दूसरे को खत्म कर देंगे, बस 2 कूलाम आवेश बचेगा। तो क्यू नेट आप जब निकालेंगे तो कितना बचेगा, +2 कूलाम। तो फ्लक्स कितना निकलेगा, फाई बराबर 2 कूलाम बटा एप्सिलॉन नॉट, तो 2 बाई एप्सिलॉन नॉट निकलेगा। एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता है, बताया था, एप्सिलॉन नॉट बराबर होता है बच्चे 8.85 इंटू 10⁻⁻12, ठीक है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये आपकी वैल्यू है। तो इसको देखिएगा, फटाफट से इसको कर लेंगे। यह नियम सममित आवेश वितरण के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की गणना के लिए उपयुक्त होता है तथा सभी सदिश जो व्युत्क्रम वर्ग का नियम का पालन करते हैं उसके लिए भी लागू होता है, ठीक है। मतलब विद्युत क्षेत्र के लिए सिंपल सी चीज़ है, विद्युत क्षेत्र है तो उसके लिए लागू है, इतना आप दिमाग में रखिए, ज़्यादा इसमें दिमाग मत लगाइएगा। तो गॉस का नियम हो गया है, सारी चीज़ें हो गई हैं, ये आप याद रखिएगा। और खुली सतह के लिए और बंद सतह के लिए अगर आपको लिखने का मन कर रहा है तो आप ये जो फाई लिखा है, ओ का मतलब है ओपन, ओ का मतलब ओपन है, फाई के सामने ओ लिखा है ना नीचे, ओ का मतलब ओपन, और फाई के नीचे सी लिखा है, सी का मतलब है फाई क्लोज्ड मतलब बंद सतह के लिए और ये खुली सतह के लिए। तो सी लगा है तो क्लोज्ड है बंद सतह के लिए, और ये ओ लिखा है तो ओपन सतह के लिए। ई डॉट एस देखो अब इसमें सही लिखा है, यहाँ पर अब इसने गोला नहीं लगाया है, ठीक है। तो खुली सतह के लिए जब होगा तो उसमें गोला नहीं लगेगा, बंद सतह के लिए होगा तो इंटीग्रेशन में बीच में गोला लगा होता है। ये गॉस का नियम है, ये फ्लक्स की परिभाषा से है, ये फ्लक्स की परिभाषा से ही है, ठीक है। गॉस का नियम खुली सतह के लिए नहीं काम करता, याद रखेंगे। इस चैप्टर में आप देखेंगे सारी चीज़ें कवर हो चुकी हैं, जितने भी थ्योरेटिकल पार्ट वाली चीज़ें थी हमने सारी कवर कर ली हैं, यथार्थ रूप से, आराम से, कोई दिक्कत नहीं थी, आराम से समझाते हुए मैंने किया, भागा नहीं मैं ज़्यादा। और डेरिवेशन जितने भी हैं वो एक अलग लेक्चर होगा, उसके लिए मैराथन क्लास होगी या जैसी भी क्लास होगी डेरिवेशन की क्लास लगाई जाएगी और पूरा डेरिवेशन करवाऊंगा मैं, ठीक है। तो बिल्कुल परेशान नहीं होना है, घबराना नहीं है, लगे रहना है, जुड़े रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके रखें, अपने दोस्तों यारों तक भेजें। यहीं पर सही तरीके से फिजिक्स अगर आपको पढ़ना है तो पढ़ाई जाएगी, अदरवाइज़ मुझे नहीं पता है, मैं अपनी गारंटी लेता हूँ, यहाँ की गारंटी लेता हूँ, मुझे दुनिया का नहीं पता है। और आपकी अगर फिजिक्स कमज़ोर है, तैयारी नहीं हुई है, नोट्स नहीं है आपके पास, तो यहाँ पर सब मिलेगा। जैसे ये लेक्चर है, इससे भी अच्छे लेक्चर मैं बनाने की कोशिश करूँगा। तो आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं, भौकाल मचाते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।